Hello everyone and welcome to the official YouTube channel of न्याय Academy. As a law student आपने टॉट का सब्जेक्ट जरूर पढ़ा होगा. उसी सब्जेक्ट में से आज मैंने बहुत ही बेसिक सा टॉपिक उठाया है डिस्कस करने के लिए, बट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द एंटायर सब्जेक्ट एंड दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय टॉट. टॉट का मीनिंग क्या है? इसे लॉ ऑफ टॉट कहते हैं या लॉ ऑफ टॉट्स कहते हैं. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन अ वीडियो लेक्चर. देखिए, सबसे पहले हम मीनिंग एंड डेफिनेशन देख लेते हैं टॉट का कि व्हाट डू वी मीन बाय टॉट और इसको डिफाइन कैसे किया गया है. देखिए, द वर्ड टॉट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन टर्म टॉटम. टॉट जो शब्द है ये एक लैटिन टर्म से डिराइव किया गया है, टॉटम, विच मीन्स टू ट्विस्ट. टॉटम मीन्स ट्विस्ट. टॉट अगर हम कहें, हम कह सकते हैं कि एक ऐसा कॉन्डक्ट, एक ऐसा बिहेवियर विच इज नॉट स्ट्रेट और लॉफुल बट ट्विस्टेड है. इंग्लिश में अगर हम कहें, इंग्लिश में इट मीन्स रॉन्ग. इंग्लिश में टॉट का सिंपल मीनिंग यही है कि कोई भी रॉन्गफुल कॉन्डक्ट अगर आपके साथ हुआ है, इट कैन बी टर्म्ड एज टॉट. देखिए, टॉट का एक कोई अलग से स्टैट्यूट नहीं है, कोई एक्ट नहीं है. जैसे क्राइम से रिलेटेड हमारे पास आईपीसी है और सीआरपीसी है और बहुत से डिफरेंट एक्ट हैं जो डिफरेंट क्राइम्स को कवर करते हैं. बट टॉट एक कॉमन लॉ से ओरिजिनेट हुआ ये सब्जेक्ट है जिसका कोई अलग से एक्ट नहीं है. लेकिन लिमिटेशन एक्ट 1963 के सेक्शन 2M के अंदर टॉट को डिफाइन किया गया है एज अ सिविल रॉन्ग. सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि टॉट एक सिविल रॉन्ग है एंड विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. टॉट इज अ सिविल रॉन्ग विच इज नॉट अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है, तोड़ता है, वो टॉट के अंदर नहीं आएगा. कोई ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है वो भी टॉट के अंदर नहीं आएगा. इट इज सिंपली अ सिविल रॉन्ग. इट इज अ wrong which is not graduated to an offense but which is a civil wrong. इसे civil wrong इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि इसके टॉट के केस में जो रेमेडी है वो है डैमेजेस की. आपको डैमेजेस जो है वो पे किए जाते हैं अगर किसी ने आपके साथ कोई भी सिविल रॉन्ग किया है. चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, इसको डिफाइन किया है फ्रेजर ने और सैलमन ने. फ्रेजर ने देखिए बोला कि इट इज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट इन रेम. आपका जो राइट इन रेम है, राइट इन रेम है एक ऐसा राइट जो विच इज अगेंस्ट द होल वर्ल्ड. राइट इन रेम मीन्स अ राइट विच यू हैव अगेंस्ट द होल वर्ल्ड. अगर किसी प्राइवेट इंडिविजुअल का राइट इन रेम जो है वो वायलेट होता है, इन्फ्रिंज होता है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक टॉट है. देखिए, राइट इन रेम का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, राइट इन रेम फॉर एग्जांपल राइट नॉट टू बी डिफेम्ड. आपका जो डेफेमेशन के अगेंस्ट राइट है, राइट not to be defamed, right, not to be defamed. Defamation के अगेंस्ट जो राइट है, इट इज अ राइट इन रेम. इसीलिए डेफेमेशन इज अ टॉट. सैलमन ने, अगर हम देखें सैलमन ने कैसे डिस्क्राइब किया, सैलमन ने बोला है इट इज अ सिविल रॉन्ग. सैलमन अगेन सेक्शन 2M में हमने जैसे देखा लिमिटेशन एक्ट के सिविल रॉन्ग बताया गया है टॉट को. सैलमन ने ही बताया था कि ये सिविल रॉन्ग है फॉर विच रेमेडी इज अ कॉमन लॉ एक्शन, जिसके अगेंस्ट या जिसके खिलाफ आपको रेमेडी जो है वो मिलेगी कॉमन लॉ के अंदर. देखिए, कॉमन लॉ जो है वो इंग्लैंड का है एंड विच इज बेसिकली कंप्लीटली बेस्ड ऑन कस्टम्स, जो कस्टम से डिराइव किया गया है. एंड इसकी रेमेडी कॉमन लॉ के अंदर जो बताई है वो है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस. देखिए, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मीन्स दोज डैमेजेस which are not predetermined. which are not predetermined, यानी जो पहले से डिटर्मिन नहीं है, बल्कि जो कोर्ट्स हैं वो डिसाइड करेंगे कि कितने डैमेजेस पे करने हैं. इसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है लिक्विडेटेड डैमेजेस. फॉर एग्जांपल, अगर दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो वो पहले से डिसाइड करके चलती हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच होती है तो इतने डैमेजेस, इतना हर्जाना जो है पे करना पड़ेगा. दोज डैमेजेस आर कॉल्ड लिक्विडेटेड डैमेजेस. बट जहां पे डैमेजेस जो है वो प्री डिटर्मिन नहीं है, वो पहले से डिटर्मिन्ड नहीं है, कोर्ट डिसाइड्स करती है, ऐसे डैमेजेस को हम अनलिक्विडेटेड डैमेजेस कहते हैं. और टॉट के केस में जो हमारे पास रेमेडी है वो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस की है. चलिए, अब हम जो हमारा मेन मुद्दा है, जो हमारा मेन थ्योरी हमें समझनी है कि ये सब्जेक्ट को लॉ ऑफ टॉट कहते हैं या ये लॉ ऑफ टॉट्स है. लेट्स अंडरस्टैंड दिस. देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि सैलमन ने पहली बार ये क्वेश्चन पोज किया. इससे पहले नो वन वाज इवन थिंकिंग अबाउट इट कि ये लॉ ऑफ टॉट है या टॉट्स है या क्या फर्क पड़ता है. सैलमन ने सबसे पहली बार ये क्वेश्चन उठाया कि भाई ये लॉ ऑफ टॉट है या लॉ ऑफ टॉट्स है. लॉ ऑफ टॉट जब सैलमन ने बोला, ही सेड कि अगर हम इसको लॉ ऑफ टॉट कह रहे हैं
तो मतलब एवरी रॉन्गफुल एक्ट, कोई भी गलत काम जिसके लिए कोई जस्टिफिकेशन या एक्सक्यूज नहीं है, कि हम उसको हर ऐसे रॉन्गफुल एक्ट को टॉर्ट मानेंगे? या फिर अगर हम इसे लॉ ऑफ टॉर्ट्स कह रहे हैं, अगर हम इसे लॉ ऑफ टॉर्ट्स कह रहे हैं, देखिए फर्क सिर्फ इतना है कि एक एस एक्स्ट्रा लगा हुआ है यहाँ पे, बट ये इसके मीनिंग को नैरो कर रहा है। सो अगर हम इसे लॉ ऑफ टॉर्ट कह रहे हैं, क्या हम उन स्पेसिफिक नंबर ऑफ रॉन्ग्स की ही बात कर रहे हैं जिनके तहत आप जो है किसी पर्सन को लायबल ठहरा सकते हैं, उसके खिलाफ आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, और उन स्पेसिफिक लिस्ट जो हमने टॉर्ट्स की बनाई हुई है, जो जो प्री एग्जिस्टिंग टॉर्ट्स हैं, उनके अलावा कुछ भी गलत अगर होता है आपके साथ, तो आप लायबल नहीं ठहरा सकते किसी और पर्सन को। सो ये क्वेश्चन पहली बार सैलमन ने, सर जॉन विलियम सैलमन ने उठाया। देखिए जो फर्स्ट व्यू है, फर्स्ट व्यू क्या है कि ये लॉ ऑफ टॉर्ट है, इसको सपोर्ट किया चार्ल्स हेनरी विनफील्ड ने। सो ये एक बहुत ही जाने माने जूरिस्ट हैं विनफील्ड। ही सपोर्टेड द फर्स्ट व्यू एंड अकॉर्डिंग टू हिम इट इज लॉ ऑफ टॉर्ट। तो ये उनके हिसाब से लॉ ऑफ टॉर्ट है। अब इन्होंने अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन करते एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल दिया, और इन्होंने बोला कि इफ आई इंजर माई नेबर, कि अगर मैं अपने पड़ोसी को कोई भी नुकसान पहुंचाती हूँ, तो ही कैन सू मी इन टॉर्ट, वो मुझे टॉर्ट के अंदर सू कर सकता है। और इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि जो रॉन्ग मेरे नेबर ने जो रॉन्ग मैंने किया है अपने नेबर के अगेंस्ट, वो किसी पर्टिकुलर नेम के उसका कोई पर्टिकुलर नेम है या नहीं, जैसे असॉल्ट, बैटरी, डिसीट, स्लैंडर, फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर नेम्स है जो बहुत से रॉन्गफुल एक्ट्स को दिए गए हैं टॉर्ट के अंदर। सो इफ यू असॉल्ट समवन, या आप किसी को डिफेम करते हैं ओरली, दैट इज स्लैंडर। सो अगर कोई रॉन्गफुल एक्ट जो मैंने किया है वो प्री डिटर्मिन्ड कैटेगरीज जो है टॉर्ट्स की उनके अंदर नहीं फॉल करता, उसको कोई स्पेशल टाइटल नहीं है, तो क्या मुझे लायबल नहीं ठहराएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। विल्फिन ने बोला कि आई शेल बी लायबल इफ आई कैन नॉट प्रूव लॉफुल जस्टिफिकेशन। मैं लायबल होऊंगा अगर मैं अपने नेबर को इंजर करता हूं, एंड इफ आई कैन नॉट प्रूव कि मैंने जो उसको इंजरी पहुंचाई है उसके लिए मेरे पास कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं है। सो इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि जो रॉन्गफुल एक्ट मैंने किया है वो किसी प्री एग्जिस्टिंग कैटेगरी ऑफ टॉर्ट या उसका कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है। तो ये विनफील्ड का मानना था। सो विनफील्ड के जो सपोर्टर्स हैं वो हैं, सबसे पहले हैं पॉलक, एंड उनकी थ्योरी को सपोर्ट किया है। हिज थ्योरी इज आल्सो सपोर्टेड बाय क्रिएशन ऑफ न्यू टॉर्ट्स बाय कोर्ट्स ऑफ लॉ। देखिए जो हमारी लॉ कोर्ट्स हैं वो टाइम टू टाइम एज एंड व्हेन सिचुएशन चेंजेस एंड द नीड अराइजेस, वो बहुत से न्यू टॉर्ट्स उन्होंने क्रिएट किए हैं, ऐसा देखा गया। फॉर एग्जांपल जो टॉर्ट ऑफ डिसीट है वो पैस्ले वर्सेस फ्रीमैन के केस में ओरिजिनेट हुआ था। सिमिलरली जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का टॉर्ट है वो एक बहुत ही लैंडमार्क केस राइलैंड्स वर्सेस फ्लेचर के केस में ओरिजिनेट हुआ था। तो देखिए यहाँ हम देख रहे हैं कि टॉर्ट्स जो बहुत न्यू टॉर्ट्स क्रिएट किए जा रहे हैं बाय कोर्ट्स। तो इसीलिए विनफील्ड ने बोला कि ये लॉ ऑफ टॉर्ट है, इसकी कोई सीमा नहीं है, लिमिटेड नहीं है, and as and when situation will arise, new torts can be created by courts of law. and tort of intimidation जो है वो रुक्स वर्सेस बर्नार्ड के केस में हमने देखा कि कोर्ट्स ने इसे क्रिएट किया, एक नया टॉर्ट। So this was Winfield's theory. Now let's understand what Salmon was saying. Salmon की थ्योरी क्या थी? Salmon जो है उन्होंने सेकेंड व्यू को सपोर्ट किया कि ये लॉ ऑफ टॉर्ट नहीं बल्कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स है। So according to Salmon, this is law of torts, यानी अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी जो लाइबिलिटी है इस ब्रांच ऑफ लॉ के अंदर वो तभी अराइज होगी ओनली व्हेन द रॉन्ग इज कवर्ड अंडर जो लिस्ट दी गई है टॉर्ट्स की, अगर उसके अंदर ही जो आपका टॉर्ट है वो कवर हो रहा है तभी लाइबिलिटी अराइज होगी। और सैलमन ने एक जो अपनी थ्योरी दी इसको सपोर्ट करते हुए उसको कहते हैं पिजन होल थ्योरी। सो सैलमन की जो थ्योरी है इस व्यू को सपोर्ट करते हुए वो है पिजन होल थ्योरी। अब पिजन होल थ्योरी कहती है कि बिकॉज देयर इज नो जनरल लाइबिलिटी एंड इफ द प्लेंटिफ कैन प्लेस हिज रॉन्ग इन एनी वन ऑफ द पिजन होल्स ईच कंटेनिंग अ लेबल्ड टॉर्ट। देखिए इसको एक ऐसे समझते हैं कि सैलमन ने बोला कि डिफरेंट पिजन होल्स क्रिएट किए गए हैं। सो डिफरेंट पिजन होल्स क्रिएट किए गए हैं। सो आपका अगर जो रॉन्गफुल एक्ट है वो इनमें से किसी में फॉल करता है, और देखिए हर पिजन होल का एक नेम है। फॉर एग्जाम्पल दिस पिजन होल्स इज लेबल्ड एज असॉल्ट, ठीक है, एंड दिस पिजन होल्ड इज लेबल्ड एज फॉर एग्जाम्पल डेफमेशन। सिमिलरली दिस पिजन होल का कोई और नाम है जो एक सेपरेट टॉर्ट है। तो सैलमन के हिसाब से
कि कोई जनरल लायबिलिटी नहीं है यहाँ पे टॉर्ट के केस में, लेकिन लायबिलिटी तभी अराइज होगी अगर प्लेंटिफ के साथ जो गलत हुआ है वो इस रॉन्ग को इन पिजन होल्स में से किसी एक में फिट कर पाएगा। सो अगर वो प्रूव कर पाएगा कि देखिए ये जो पिजन होल है ये असॉल्ट के बारे में बात करता है और मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है एंड दिस इज बिल्कुल फिट टू बी termed as assault. So अगर वो ऐसा कर पाएगा then he will succeed in his action against the defendant, तब वो succeed होगा। And if he cannot place जो wrong उसके साथ हुआ है in any one of the pigeonholes, then the defendant has committed no tort. So ये pigeonhole theory जो है सैलमन ने दी थी, and this is very important to understand jurisprudence के aspect से भी and tort में भी ये बहुत ही important theory है जो बच्चों को easily समझ नहीं आती है। So I hope अब आपको ये clear हो। So सैलमन ने simply बोला कि पिजन होल्स क्रिएट कर दिए गए हैं और हर पिजन होल का एक डिफरेंट नेम है जो एक डिफरेंट टॉट सिंबलाइज करता है। फॉर एग्जांपल ये पिजन होल जो है असॉल्ट है, ये डेफेमेशन है, ये बैटरी है, ये डिसीट है। तो अगर आपके साथ जो रॉन्ग हुआ आप इनमें से किसी एक पिजन होल के अंदर उसको फिट कर देंगे, अगर जो ये क्राइटेरिया है पिजन होल्स का इनमें वो फिट बैठ रहा है तो आपके साथ कोर्ट जो है तो आप एक्शन ले सकते हो कोर्ट में। अदरवाइज अगर आप इन पिजन होल्स में से किसी में भी अपने रॉन्गफुल एक्ट को फिट नहीं कर पा रहे हो, प्रूव नहीं कर पा रहे हो, देन डिफेंडेंट हैज कमिटेड नो टॉर्ट। सो दिस वाज सैलमन थ्योरी एंड अब इसके सपोर्टर्स देखते हैं। डॉक्टर जेंक्स जो हैं इन्होंने सैलमन की थ्योरी को सपोर्ट किया बट नॉट कंप्लीटली, नॉट एंटायरली। देखिए अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जेंक्स कोर्ट्स कैन क्रिएट न्यू टॉर्ट्स। तो देखिए जैसे हमने विनफील्ड की जो थ्योरी पढ़ी थी उसमें हमने देखा था कि उन्होंने बोला कि कोर्ट्स भी नए टॉर्ट क्रिएट कर सकती हैं, तो जेंक्स ने भी यही बात बोली कि कोर्ट्स कैन क्रिएट न्यू टॉर्ट्स बट इन्होंने एक इस पे लिमिटेशन लगा दी कि सच टॉर्ट्स कैन नॉट बी क्रिएटेड अनलेस दे आर सब्सटैंशियली सिमिलर टू दोज विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। यानी कोर्ट्स जो नए टॉर्ट्स क्रिएट करेंगी वो एग्जिस्टिंग टॉर्ट से, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टॉर्ट्स हैं उनसे सिमिलर ही होने चाहिए, यानी कोई एंटायरली न्यू टॉर्ट कोर्ट्स क्रिएट नहीं कर सकती हैं, जेंक्स ने ये बोला। लेकिन हम जेंक्स के इस व्यू से कंप्लीटली सहमत नहीं है क्योंकि उनका व्यू एंटायरली करेक्ट नहीं है, बिकॉज हिस्ट्री हैज शोन, लीगल हिस्ट्री अगर हम उठाकर देखें तो हमने देखा है कि डिसीट हो गया एंड रायलैंड वर्सेस फ्लेचर के केस में जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का रूल है, नेग्लिजेंस का जो रूल है, ये कोर्ट्स ने क्रिएट किए, ओरिजिनेट किए, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टॉर्ट से बिल्कुल भी सिमिलर नहीं थे। सो डिसीट, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का रूल, नेग्लिजेंस का रूल, ये एंटायरली न्यू टॉर्ट्स हमारी कोर्ट्स ने क्रिएट किए हैं which are not similar to those torts which are already in existence. So Jenks का ये जो view है this is not entirely correct. सो हम सवाल हमारे पास ये देखिए, हमने दो थ्योरीज देख ली हैं, सैलमन की देखी, हमने विनफील्ड की देखी। सो विच थ्योरी इज करेक्ट, कौन सी थ्योरी सही है इनमें से? देखिए किसी एक को चूज करना मुश्किल होगा एंड वी कैन से बोथ द थ्योरीज आर करेक्ट, दोनों ये थ्योरीज करेक्ट है। एंड विनफील्ड का कहना है from a narrow and practical point of view the second theory will suffice, कि अगर हम एक नैरो व्यू से देखें और प्रैक्टिकली अगर हम सोचें तो सेकेंड थ्योरी सही है। लेकिन अगर हम एक ब्रॉडर आउटलुक लें, अगर हम एक अपने होराइजन को वाइड करके देखें तो जो फर्स्ट थ्योरी है वो वैलिड है, यानी लॉ ऑफ टॉर्ट की, जब हम उसको लिमिट नहीं कर रहे हैं बल्कि न्यू टॉर्ट्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं। सो इफ यू टेक अ ब्रॉडर आउटलुक द फर्स्ट थ्योरी इज वैलिड। सो at the end we can say that it is a question of approach and looking at things from a certain angle. So just it is a question of perspective, देखने का नजरिया है, each theory is correct from its point of view. अब देखिए जान लेते हैं हमारी सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। हमने अभी तक जो पढ़ रहे थे वो कॉमन लॉ के बेसिस पे और जूरिस्ट का व्यू हम देख रहे थे। नाउ लेट्स सी व्हाट आवर सुप्रीम कोर्ट हैज टू से ऑन दिस। सो देखिए एक केस हुआ था जय लक्ष्मी सॉल्ट वर्क प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, 1994 का ये केस है। देखिए इस केस के फैक्ट्स मैं आपको यहाँ पे नहीं बता रही हूँ, बल्कि जो इस केस का जो ऑबिटर डिक्टा है, कोर्ट ने जो ऑब्जर्व किया जो हमारे इस टॉपिक से रेलेवेंट है, वही मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। सो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला कि जितनी भी नॉन कैटेगरीज हैं टॉर्ट, जितने भी नॉन क्लासिफिकेशन है टॉर्ट्स के, फॉर एग्जांपल डेफेमेशन है, ट्रेसपास है, दे आर नॉट क्लोज्ड, दिस कैटेगरी इज नॉट क्लोज्ड बल्कि इट इज एन ओपन कैटेगरी एंड न्यू टॉर्ट्स कैन बी एडेड एंड एज एंड व्हेन दे आर डेवलप्ड। So court observed law of torts is a developing law and इसकी boundaries को, इसके frontiers को आप strictly barricade नहीं कर सकते, limit नहीं कर सकते हैं, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला। So this was all in this video. I hope आपको ये समझ आया हो कि इसे हम law of tort क्यों कहते हैं।
और लॉ ऑफ टॉट्स क्यों नहीं कहते हैं. सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड द पिजन होल थ्योरी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, गिव इट अ थम्स अप, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब कीजिए न्याय अकेडमी के यूट्यूब चैनल को फॉर मोर सच वीडियोज. सी यू अंटिल लेटर.